Hello student, myself Dr. Ashish Maheshwari, Deputy Director Motion Education Private Limited। मोशन के माह रिवीजन कोर्स की सीरीज़ में आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसे हम कई बार जेनेटिक्स पार्ट 2 भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 लेंगे। इसमें हम चैप्टर का जो शुरुआत वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, जिसमें सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, डीएनए स्ट्रक्चर, पैकेजिंग और डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको भी हम कवर अप करेंगे और मेन चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटीरियल। मतलब सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल में पहला काम यही था कि हमें जेनेटिक मटीरियल जब ढूंढना था तो आखिर जेनेटिक मटीरियल कैसा हो, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जेनेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की गई और फिर उसके अकॉर्डिंग सर्च भी किया गया। शुरुआत में हम जानते हैं कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल इस दौड़ में थे, बट धीरे धीरे एक एक करके रिजेक्ट होते गए, लास्ट में 2 रह गए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, ये चीज़ें पहले ही रिजेक्ट हो गई और डीएनए और प्रोटीन में लास्ट समय तक एक तरह से कंपटीशन चलता रहा। फाइनली फिर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल फाइनलाइज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेनी एविडेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए एक जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम क्या चाहेंगे एक जेनेटिक मटेरियल से, तो ये चीज़ें हमने डिसाइड करी। आपको एनसीईआरटी में भी एक जगह इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। एक जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म के हर सेल में हो, लगभग बराबर से अमाउंट में हो, वो स्टेबल हो, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, उसमें वास्ट डाइवर्सिटी हो कि वो बहुत सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। ठीक है, वो हेरिडिटी करेक्टर का ट्रांसमिशन कर सके नेक्स्ट जनरेशन में, ज़रूरत पड़ने पर वो करेक्टर्स का एक्सप्रेशन भी करे। ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करे, एक्सप्रेस भी करे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी करे और साथ साथ में उसमें स्लो रेट पर ही सही थोड़ा वो चेंज होना या म्यूटेशन होने की एबिलिटी भी हो और वो अपना खुद का रिप्लिकेशन भी कर सके। इस तरह के कुछ हमने पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन यही है कि हम कौन कौन से क्राइटेरिया लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। देखिए सबसे पहला है इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट, तो वो रिप्लिकेट होना चाहिए, उसमें रिप्लिकेशन एबिलिटी मस्ट है, तभी वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, तो स्ट्रक्चरली और केमिकली अच्छा खासा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि वो इजीली चेंज ना हो। स्टेबिलिटी ज़रूरी है क्योंकि उसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो चेंजेस, स्लो म्यूटेशन, स्लो रेट पर उसमें म्यूटेशन भी होने चाहिए क्योंकि अगर इसमें बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे तो फिर इवोल्यूशन कैसे प्रोसीड होगा। इसलिए स्लो रेट पर चेंज होने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब ये 3 चीज़ें तो हमें सही लग रही हैं। चौथी देखते हैं, इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। अरे भाई वो तो जेनेटिक मटेरियल है तो वो तो करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। इसमें ये नॉट लगा के गड़बड़ हो गई, नॉट नहीं होना चाहिए। इट शुड एक्सप्रेस द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, इसको एनसीईआरटी ने मेंडेलियन करेक्टर लिखा है। मेंडेलियन करेक्टर का मतलब कोई मेंडल के करेक्टर नहीं है। मेंडेलियन करेक्टर का यहाँ मतलब है कि जेनेटिकल करेक्टर। तो हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो जेनेटिक करेक्टर्स को, हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया, मतलब 3 तो इसमें सही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें जेनेटिक मटेरियल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ध्यान रखनी है। ओके, नॉट नहीं आना चाहिए था, मेंडेलियन करेक्टर या जेनेटिक करेक्टर को वो एक्सप्रेस जरूर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ही एविडेंस में 3 एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इन द फेवर ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसमें सबसे पहला जो है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। 1928 का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो कि एक डिजीज पर, वो निमोनिया डिजीज पर अपना काम कर रहे थे और वहाँ उन्होंने एक इनिशियल बात बताई हेरिडिटी मटेरियल को लेकर के। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट डीएनए का नाम नहीं लिया, वो एक्चुअल में ब्रिटिश डॉक्टर थे और वो निमोनिया पर काम कर रहे थे। उन्होंने
कल्चर किया उस बैक्टीरिया का जिससे निमोनिया होता है, और उसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं, न्यूमोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं। और जब उन्होंने उसको कल्चर किया तो कल्चर में उनको 2 फॉर्म मिले। उन्होंने देखा कि कल्चर में इस बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी बिल्कुल स्मूथ शाइनी बनती है, कॉलोनी कैरेक्टर, बैक्टीरिया कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो होते हैं, और कुछ कॉलोनीज के बैक्टीरिया जो है बड़े रफ कॉलोनी बनाते हैं। तो उनको लगा कि इस बैक्टीरिया के शायद 2 स्ट्रेन हैं। उन्होंने कॉलोनी कैरेक्टर के बेस पर एक को एस टाइप यानी कि स्मूथ टाइप और एक को आर टाइप रफ टाइप कह दिया गया, ठीक है। और उन्होंने फिर इस पर 4 स्टेप का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया माउस को लेकर। उन्होंने रफ टाइप वाले बैक्टीरिया को भी माइस में इंजेक्ट किया और स्मूथ टाइप वाली कॉलोनी के बैक्टीरिया को भी माइस में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जिसमें एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया वो बैक्टीरिया की निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। लेकिन आर टाइप का बैक्टीरिया जो था वो जो है कोई डिजीज कॉज नहीं करता है और माउस भी हेल्दी रहता है, कोई डिजीज नहीं हुई। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि जो एस टाइप का कल्चर था उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, हीट करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर उन्होंने जब माइस में इंजेक्ट किया तो ही वॉज क्वाइट श्योर कि उनको डिजीज नहीं हुई, माउस भी हेल्दी रहा और उसमें किसी तरह की कोई डिजीज नहीं हुई और नहीं कोई बैक्टीरिया रिकवर हुआ। लेकिन सरप्राइज बात तब हुई जब उन्होंने 2 चीजें मिक्स की, हीट किल्ड एस टाइप जिसको पता है वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, और आर टाइप वो भी डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला करके माइस में इंजेक्ट किया। सो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट यह आया कि इस बार माइस को निमोनिया डिजीज हुई, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, और डिजीज भी हुई, माइस उस डिजीज से मर गया और उसकी डेड माइस की बॉडी में हमें एस टाइप के बैक्टीरिया मिले। तो ग्रिफिथ बड़े सरप्राइज हुए कि ये हुआ क्या, मैंने जो लिविंग बैक्टीरिया डाला था वो तो आर टाइप था, एस टाइप वाला तो हीट किल्ड था, वो तो मरा हुआ था। तो माउस की बॉडी में एस टाइप का लिविंग बैक्टीरिया कहां से आ गया? 2 ही बात हो सकती थी कि या तो वो जो डेड एस टाइप था वो जिंदा हो गया, लेकिन वो संभव नहीं है, उसकी तो सारी सेल ही खत्म कर दी थी हमने, और या फिर ये जो लिविंग आर टाइप था यही एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। और यहां उन्होंने एक नया टर्म दिया ट्रांसफॉर्मेशन, और कहा गया कि आर टाइप बैक्टीरिया गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। और इस दौरान उन्होंने कुछ तो बाहर से लिया। सो इन्होंने जो कंक्लूड किया कि ही इज टेकन समथिंग फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, और जिससे कि वो भी एस टाइप में कन्वर्ट हो गया और उसने डिजीज कॉज कर दी। ये बाद में जाके पता चला कि जो मटेरियल उसने लिया, ग्रिफिथ ने तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कहा था, बाद में मालूम चला कि डीएनए था, और ये इतना स्टेबल था कि गर्म करने के बाद भी डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था एस टाइप का। और जो उसने बैक्टीरिया ने डीएनए लिया था उसमें वो म्यूसिलेज बनाने का करेक्टर था। ही आर टाइप और एस टाइप में ये तो डिफरेंस है कि एस टाइप के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट है और आर टाइप में नहीं होती, इसलिए एस टाइप वाला होस्ट की बॉडी में जाकर भी जिंदा रह जाता है, आर टाइप वाला मर जाता है और डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। मैंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट का एक आउटलाइन आपको बताया। हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पर इस बेस्ड इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकाई वर इंजेक्टेड इनटू द माउस अलोंग विद लिविंग आर स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकाई। तो लिविंग आर टाइप के साथ में हीट किल्ड एस टाइप मिलने पर क्या हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। डीएनए फ्रॉम लाइव R was taken up by the heat killed S type, converting it into R and killing the mouse। ये तो उल्टा बोल रहा है, R से S में थोड़ी गया, ये तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है, फिर से पढ़ लो भाई। Then DNA from the heat killed S was taken up by the live R, converting it into S type and killing the mouse। ये चीज सही है कि जो हीट किल्ड एस टाइप से डीएनए आर टाइप ने लिया और उससे डिजीज हुई और माउस की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या देखो, प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द हीट किल्ड एस किल्ड द माउस, प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस वाज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा सेकंड बी, ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया ने एस टाइप के मटेरियल में से डीएनए पिक किया और वो खुद आर से एस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एविडेंस में ही, जेनेटिक मटेरियल के एविडेंस में ही हमें एक और एक्सपेरिमेंट मिलता है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इसके बीच में एवरी मैक्लोइड का भी एक्सपेरिमेंट होता है
उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन से यही चीज कंफर्म की थी कि ग्रिफिथ का जो मटेरियल था ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वो डीएनए था। नाउ हर्शे एंड चेज ने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज करी, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ठीक है, P32 और S35, और उन्होंने रेडियो एक्टिव वायरस बना, उन्होंने बैक्टीरियोफेज पर काम किया था, और एक ऐसा वायरस तैयार किया गया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर रखा और एक ऐसा वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस रखा, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सल्फर जिस वायरस के अंदर होगा बैक्टीरियोफेज में, उसमें कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव होगा? बैक्टीरियोफेज में आप जानते हो, अगर बैक्टीरियोफेज का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह का टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसे होता है, और इसमें एक डीएनए का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोटीन है और ये इसका डीएनए है। अब इन्होंने सल्फर और फास्फोरस ही क्यों लिया? सल्फर को जब रेडियो एक्टिव करेंगे तो कौन रेडियो एक्टिव होगा? सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता, यानी कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन कोट। और अगर फास्फोरस रेडियो एक्टिव रखेंगे तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, प्रोटीन नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने दो टाइप के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज तैयार किए कल्चर के थ्रू, वो ई कोलाई के साथ कल्चर करके किए गए। अब उन्होंने उसको एक्चुअली वो लाइटिक साइकिल कंफर्म कर रहे थे। बैक्टीरियोफेज की जो लाइटिक साइकिल होती है उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज आकर के बैक्टीरिया पर बैठता है, ठीक है, आज हमें ना साइकिल पूरी पता है, और फिर वो अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, प्रोटीन बाहर रह जाता है। यही चीज इन्होंने कंफर्म की थी कि क्या इंसर्ट हुआ और क्या बाहर रह गया। वो ये जानना चाह रहे थे कि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज क्या सेल के अंदर डालता है और क्या बाहर रह जाता है, या दोनों ही चीज अंदर चली जाती है। और क्योंकि जो मटेरियल उसने सेल के अंदर शिफ्ट किया उसी ने अंदर जाके बहुत सारे वायरस बनाए और सेल को ये ब्रेक करके बाहर आ गए। तो जो मटेरियल सेल में गया डेफिनेटली वो जेनेटिक मटेरियल था, तभी तो नए वायरस बना पाया, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को रेडियो एक्टिविटी से कंफर्म किया। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाए और फिर उन्होंने उसको ई कोलाई का इन्फेक्शन करवाया, ई कोलाई कल्चर में उनको डाल दिया, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर वाला, एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला। पढ़ा होगा आपने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने पहले जैसे उन्होंने उसमें ऐड किया तो इन्फेक्शन हुआ होगा, तो डेफिनेटली डीएनए अंदर गया, प्रोटीन बाहर गया, जो भी है। फिर उन्होंने क्या किया, उस कल्चर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड इसलिए किया गया कि क्या होता है कि देखो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर चिपकता है, बैठता है, और उसका डीएनए मान लो अंदर चला गया तो प्रोटीन बाहर चिपका हुआ है, तो इनको अलग करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा ब्लेंडर चला दिया। तो ये सारे क्या हो गए, वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज करने पर जो हेवी चीजें होती हैं, अब सेल तो हेवी होती हैं, तो ये नीचे बॉटम में इकट्ठी हो गई एक पैलेट के फॉर्म में, बाकी लिक्विड जो है वो सुपरनेटेंट लिक्विड अलग हो गया। अब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी चेक करी तो उन्होंने देखा कि जिस ई कोलाई में रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से हमने इन्फेक्शन करवाया उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पैलेट में यानी कि सेल में नहीं मिली, सुपरनेटेंट लिक्विड में मिली। और रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन में था, इसका मतलब प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, जो बाहर रह गया वही लिक्विड में होगा, जो सेल के अंदर गया वो तो पैलेट में होगा। और जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो हमें पैलेट में मिला। दो एक्सपेरिमेंट पैरेलल किए, दोनों में एक ही चीज कंफर्म हुई कि डीएनए एंटर्स इन द सेल and it forms new viruses. That's why DNA is the genetic material. हर्शे और चेज का ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में फुल फ्लैश एक्सपेरिमेंट था, फाइनल एक्सपेरिमेंट था, जिसने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल साबित कर दिया, ठीक है। ये डायग्राम बेस पे भी हमसे पूछा जाता है, तो मैंने आपको इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, हमें इसी स्टोरी के फॉर्म में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज? क्या चीज सही है? दे यूज रेडियो एक्टिव सल्फर टू लेबल न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। सल्फर से न्यूक्लिक एसिड लेबल नहीं, लेबल मतलब रेडियो एक्टिव होना, गलत बात। दे यूज्ड रेडियो एक्टिव फास्फोरस टू लेबल कैप्सिड, कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट, तो फास्फोरस से तो डीएनए रेडियो एक्टिव का, तो उल्टा लिखा दोनों में, ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया ई कोलाई। हाँ, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियो फेज को उन्होंने ई कोलाई का इन्फेक्शन करवाया, ये बात सही है। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, दो गलत हैं, तो हमारा इसका आंसर हो गया सी, ठीक है, कि उन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई में इन्फेक्शन करवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मैंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से लिया और एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, आपने देखो ये दे रखा है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें देखिए साहब लिखा है ई कोलाई इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर 35 प्रोटीन इन द कल्चर, ठीक है। मैंने कहा था दो एक्सपेरिमेंट किए, उसका एक पार्ट दिखा रहा है कि रेडियो एक्टिव सल्फर वाला जो प्रोटीन कंटेनिंग वाला था वो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया। इट वाज ब्लेंडेड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्फर 35 वाज ऑब्जर्व्ड।
मतलब ई कोलाई को उन्होंने सल्फर 35 वाले बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया। हम जानते हैं सल्फर 35 प्रोटीन में था। उसकी ब्लेंडिंग करी, उसका सेंट्रिफिकेशन किया और उसके बाद देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी सल्फर की कहाँ मिली, जो हमें पता है सुपरनेटेंट में मिली। ये इस डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। देखो इस डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें बैक्टीरियोफेज सल्फर 35 है और यहाँ देखो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, सल्फर 35 में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है और रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जो इंडिकेट करता है कि प्रोटीन सेल में नहीं गया, इसका मतलब डीएनए गया। ठीक है, और इससे क्या चीज कंफर्म हुई, तो अब अपन इससे क्या चीज कंफर्म माने, जो ऑप्शन है हमारे, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इन्वॉल्व इन द हेरिडिटी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे तो ये पता चल रहा है ना कि प्रोटीन बाहर रह गया, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, डीएनए नॉट इन्वॉल्व इन हेरिडिटी, ये तो खैर वैसे भी गलत है और ये तो इससे पता चल भी नहीं रहा है। नथिंग इज प्रूव्ड, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हाँ, अब देखो इसमें कंफर्मेशन, अब ये देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं किया। देखो ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली इस बात को बता रहा है कि प्रोटीन सेल के बाहर रह गया और प्रोटीन सेल में नहीं गया, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो अपन फास्फोरस से कंफर्म करेंगे। इसलिए यहां ज्यादा बेटर ऑप्शन यही है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज वो एंटर नहीं हुआ, इसलिए हम पहला आंसर करेंगे। अब फास्फोरस के केस में हम कहेंगे कि फास्फोरस वाला आपकी रेडियो एक्टिविटी सेल में मिलेगी और क्योंकि फास्फोरस रेडियो एक्टिव डीएनए में जाएगा तो वहां हम और कह सकते हैं देखो सब डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहां हमारा पहली बात तो हम यही कहेंगे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब डीएनए है नहीं है, वो फिर हम फास्फोरस से कंफर्म करते हैं। समझ गए, इसका आंसर होगा ए। तो ये हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड का पार्ट लेते हैं। जनरल न्यूक्लिक एसिड और फिर डीएनए आरएनए और इनका स्ट्रक्चर वगैरह का पार्ट है। ये न्यूक्लिक एसिड आप 11th के पार्ट में भी पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे ताकि हमें थोड़ी बातें रिवाइज हो जाएं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट प्यूरिन पायरिमिडीन को लेकर है। अ प्यूरिन इज अ हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1379 पोजीशन। तो प्यूरिन का भी तो थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आपकी केमिस्ट्री में भी आ जाता है। प्यूरिन जो होता है वो हमेशा एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, आउटलाइन। ये प्यूरिन का डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक तो इसमें पायरिमिडीन रिंग है और एक इसके अंदर इमिडाजोल रिंग होती है और इसकी जो नंबरिंग होती है, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये होती है। तो देखो 1 3 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है और ये जो 9th नाइट्रोजन होता है ना, ये 9th नाइट्रोजन ही हमारे काम आता है बॉन्डिंग में जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पायरिमिडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 and 3 पोजीशन। ये जो था ये तो हमने बनाया है प्यूरिन। अब इसकी सिंगल रिंग, पायरिमिडीन जो होता है, पायरिमिडीन में क्या होता है, इस तरह की सिंगल रिंग होती है। इवन प्यूरिन के अंदर भी एक रिंग तो पायरिमिडीन की रिंग ही है, वो 6 मेंबर्ड रिंग जो ये पायरिमिडीन होता है। और इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6 नंबरिंग इस तरह से होगी। और यहां पर ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोटाइड बनाने में काम आता है, ये पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन पायरिमिडीन का आउटलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पायरिमिडीन के बारे में अगर ये बात कह रहा है कि भाई सिंगल रिंग और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही बात। नाउ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड have 1,9 glycosidic linkage whereas pyrimidine nucleoside है 1,1 glycosidic linkage। अब आपको ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड बनेगा पहले फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड जब बनता है तो शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ता है और शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा। तो शुगर का तो हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बन। अगर प्यूरिन है तो मैंने ये गोला लगा रखा 9th नाइट्रोजन, तो फर्स्ट और 9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर पायरिमिडीन है तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन और उधर कार्बन का भी फर्स्ट, तो फर्स्ट 1,1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा न्यूक्लियोसाइड बनाने में। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स
आर लिंक्ड बाय 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज। एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, या डाइस्टर है ये, ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। अब दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। अब देखो दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, देखो ये शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, और ये इसका फॉस्फेट। देखो फर्स्ट कार्बन से तो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और इसके 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है, पता है, ठीक है। अब देखो एक और न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ये आया। अब आने वाला न्यूक्लियोटाइड अपने फॉस्फेट से जुड़ेगा ऐसे, इसका फॉस्फेट इसकी 3rd कार्बन से आके जुड़ता है। ये जो बॉन्ड बना ये फास्फो एस्टर बॉन्ड है, ये 3rd कार्बन है, और इधर ये इसके 5th कार्बन पर है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये है फास्फो एस्टर बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी क्या होता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे फास्फोडाइस्टर, फास्फोडाइस्टर। तो देखो 3,5 जब लिख रहे हैं ना, ये 3 कार्बन और ये 5 कार्बन, तो 3rd और 5 के बीच में 2 बॉन्ड आ रहे हैं, 3 एंड एक शुगर, एक का 3rd और एक का 5th कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ रहे हैं, ये डाइस्टर है। एनसीईआरटी ने एक जगह लिखा 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज, तो वो ठीक बात है, ठीक है। अगर हम 3,5, इसलिए मैंने कहा ना ये डाइस्टर है ये, और ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, बाकी 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, जुड़ेगा, है ना। दोनों न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं वो भी ध्यान रख लो आप। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में राइबोस शुगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C5H10O4 whereas deoxyribose sugar as C5H10O5। ये तो उल्टा कर दिया, राइबोस के अंदर तो C5H10O5 होता है और एक OH की जगह, 2nd कार्बन के OH की जगह H हो जाता है, किसमें, डीऑक्सीराइबोज में। ये स्टेटमेंट गलत है, ये उल्टा कर दिया है। O4 जो है वो डीऑक्सीराइबोज में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही हैं, और साथ साथ में प्यूरिन, पायरिमिडिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का थोड़ा सा आइडिया आप रख लें, ओके। यानी कि यहाँ हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका 1 2 3 4, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको, ठीक है। ये जनरल न्यूक्लिक एसिड की बात थी, किस तरह से न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। नाउ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये डीएनए से रिलेटेड। अब न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिसके साथ साथ चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर इन इट। डीएनए की लेंथ हमेशा बेस पेयर के टर्म्स में दी जाती है, 10 बेस पेयर लॉन्ग, 100 बेस पेयर लॉन्ग, और जब 1000 बेस पेयर हो जाते हैं तो 1 किलो बेस भी कह देते हैं अपन इसको, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए की जो लेंथ है वो बेस पेयर के टर्म्स में मेजर की जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेंथ को हम इसी से देते हैं। इन डीएनए every nucleotide residue has an additional OH group present at second position in deoxyribose। तो यहां पर देखिए, क्लियरली देखें, डीएनए के अंदर ये कह रहा है कि 2nd पोजीशन पर एक OH एक्स्ट्रा होता है। ये तो उल्टा हो गया, डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो 2nd कार्बन, शुगर के 2nd कार्बन पर OH नहीं H होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। डीएनए की शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, और वहां तो 2nd पोजीशन पर OH होता ही नहीं है, H होता है, ये सही नहीं है, ठीक है। न्यूक्लिन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय अल्टमैन। न्यूक्लिन की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी, फ्रेडरिक मिशर, और उन्होंने ही न्यूक्लिन नाम दिया था। अल्टमैन ने तो बाद में इसकी केमिकल स्टडी करी है, तब उनको लगा कि एसिडिक नेचर का, तो उन्होंने न्यूक्लिन से इसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज भी ठीक नहीं लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है। ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस मेक्स वन स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर। ये तो डीएनए की बेसिक बात है कि ए हमेशा टी से पेयरिंग करता है, जी हमेशा सी से पेयरिंग करता है, सही बात है, ठीक है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चारगाफ। बिल्कुल ठीक बात है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रोपोजिशन करने में चारगाफ का रूल बहुत काम आया। चारगाफ इक्विवेलेंसी में चारगाफ नहीं कहा था कि प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडीन के बराबर है, एडेनिन का कंसंट्रेशन थाइमिन के, ग्वानिन का कंसंट्रेशन साइटोसिन के इक्वल होता है। साथ में उन्होंने कहा था A + G और T + C बराबर है प्यूरिन पायरिमिडीन।
तब उन्होंने ही एक हिंट दिया था कि जिस तरह से ये इक्विवेलेंसी आ रही है, इसका मतलब डीएनए में 2 स्ट्रैंड होने चाहिए, इट शुड बी डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में इरविन चारगाफ के रिजल्ट बड़े काम आए, ये चीज मतलब प्रपोज करने में कि वाकई में डबल हेलिकल होना चाहिए। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट तो ये बी और सी हैं, बाकी तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी इनकरेक्ट। ठीक है, और डीएनए की कुछ जनरल बातें हमने इसको स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताई, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, डीएनए का ही जो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, ये जो डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और मैंने पूछी ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रहे। द फिगर शोज बिलो इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट डाटा। अब देखो आपने को क्या क्या इसमें दे रखा है, देखो ये P1 कर रखा है, एक ये L1 है, ये L2 है, और एक ये P2 और P3, ये बातें बतानी है आपने। अब आप देखो, अगर ये 5 एंड है तो P1 क्या होगा, 3 एंड होगा। ठीक है, अब अगर ये वाला 5 एंड है, इसी के सारे घूमते हुए आओ तो ये हो जाएगा 3 एंड, और ये इधर P2 जो है 5 एंड, अपन पहले ही लिख लें इसको। ठीक है, ये जो है ये एक हेलिक्स होता है, एक टर्न जब पूरा घूम जाता है। L1 जो है ये क्या है, 1 हेलिक्स, और एक हेलिक्स की लेंथ कितनी है, एक हेलिक्स की लेंथ हम जानते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, राइट। और L2 जो है ये 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है, तो अगर 10 बेस पेयर है 34, तो इनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का विड्थ आएगा। ठीक है, अच्छा यहां एक चीज और है, ये डी। अब डी आप देखो, इसकी सेंट्रल लाइन से इधर इधर का हिस्सा बता रखा है। तो अगर हम बात करें डायमीटर की, तो डीएनए की जो विड्थ होती है, डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये डी जो है ये तो अपॉन हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि तो एक साइड का आधा पार्ट ही बता रहा है। तो डी जो होगा इसके अंदर, दिस विल बी द 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, ये एक तरह से आधा पार्ट बता रहा है, रेडियस। ठीक है, अब आप इसको मैच कर लो कि P1 जो है, P1 कहाँ गया, ये रहा ऊपर, थर्ड एंड है, P1 थर्ड एंड है, P2 जो है वो 5 एंड, फिर P3 थर्ड एंड। ठीक है, और L1 जो है, L1 कहाँ है, ये रहा 34 एंगस्ट्रॉम, और L2 जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 10 एंगस्ट्रॉम का D जो है फॉर विच इंडिकेटिंग रेडियस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन क्या बना, फर्स्ट वाला ही सही दिख रहा है, देख लो, थर्ड एंड 5 एंड, थर्ड एंड 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंड 10 एंगस्ट्रॉम, ये फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर के जो डायमेंशंस हैं, जो डिटेल है, वो आपको इसी के सारे ध्यान रखनी है कि 2 बेस पेयर के बीच में कितना गैप है, एक हेलिक्स कितना है, 10 बेस पेयर है, डायमीटर कितना है और उसका हाफ कितना है, सारी बातें। और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है तो 5335 रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, डीएनए से रिलेटेड कुछ और बातों पर आते हैं। चलिए, डीएनए से रिलेटेड कुछ और स्टेटमेंट हैं जो हमारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से डीएनए से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस, न्यूक्लिक एसिड है तो एसिडिक सब्सटेंस तो है ही, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद में द 2 चेन्स ऑफ डीएनए हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये भी सही है। डीएनए की एक स्ट्रैंड 5 to 3 चलता है, तो दूसरा इस तरह से 5 to 3 रहेगा, एंटी पैरेलल होते हैं। 5 मिथाइल यूरेसिल इज द अनदर नेम ऑफ थाइमीन। ठीक है, यूरेसिल के 5th पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको थाइमीन कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। द 2 चेन ऑफ बी डीएनए आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। देखो, नॉर्मली जो डीएनए हमारे पास होता है ना, डीएनए में ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, इस तरह से कहते हैं। मेन जो सबसे कॉमन टाइप जो डीएनए का है वो बी डीएनए होता है। जो डायमेंशन हम देते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर, ये 10 बेस पेयर इन 1 हेलिक्स, ये सब बी डीएनए के हैं। तो जो सबसे कॉमन टाइप का डीएनए वो बी डीएनए, और इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है, अब एक लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग वाला भी होता है, वो जेड डीएनए। बी डीएनए सबसे कॉमन टाइप है और ये राइट हैंडेड कॉइलिंग वाला होगा। तो इसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमारे तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, एक और पार्ट लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, और ये भी मैंने एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है। द फैक्ट दैट द प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पायरिमिडीन बेस लीड्स टू एन डीएनए डबल हेलिक्स। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से ही पेयरिंग करता है, इसका क्या फायदा है?
देखो अगर एक तरफ प्यूरिन होगा तो मैंने आपको बताया था प्यूरिन जो है वो एक डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है। और अगर ये सामने पायरिमिडीन होगा तो पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड है। अगर इधर प्यूरिन है तो सामने पायरिमिडीन है, तो एक ही प्लेन पर कितनी रिंग हो गई? 3। अगले वाले मान लो इधर प्यूरिन है तो इधर पायरिमिडीन हो जाएगा। तो ये अगर पायरिमिडीन है तो इधर प्यूरिन हो जाएगा। प्यूरिन पायरिमिडीन की पेयरिंग होने का मतलब ये है कि डीएनए में एक प्लेन पर हमेशा 3 रिंग रहेगी, 2 प्यूरिन की, 1 पायरिमिडीन की। प्यूरिन और इसीलिए हमेशा पूरा डीएनए की विड्थ थ्रू आउट द लेंथ सेम बनी रहती है। तो प्यूरिन, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, देखो 2 प्यूरिन की पेयरिंग करा लो तो वहां 4 रिंग हो जाएंगी, 2-2 करके, तो वहां थोड़ा विड्थ बढ़ जाएगी। और 2 पायरिमिडीन में 2 ही रिंग रह जाएंगी, विड्थ कम हो जाएंगी, तो वहां फिर यूनिफॉर्म विड्थ नहीं रहेगी। जो डीएनए की थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म विड्थ या यूनिफॉर्म डायमीटर रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से पेयरिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल नेचर इससे तय होगा? नहीं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर? ये भी नहीं। यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए? यस, ये सही है। और यूनिफॉर्म लेंथ भी नहीं, लेंथ तो खैर कितनी भी हो सकती है, इससे विड्थ यूनिफॉर्म रहती है, ध्यान रखना, ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडीन की एक साथ पेयरिंग होने से। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो वो भी हमारे काफी काम आता है। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर ऑन डबल हेलिक्स। इससे क्या होता है? देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में एक बेस पेयर, उसके ऊपर दूसरा बेस पेयर, फिर एक और बेस पेयर, इस तरह से ये बेस पेयर एक के ऊपर एक स्टैकिंग होती है। और लिखा है एनसीईआरटी ने साहब कि जिस तरह से ये स्टैकिंग होती है, इस स्टैकिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर और स्टेबल हो जाता है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड और ये तो सब है ही, लेकिन स्टैकिंग होने से, एक के ऊपर एक होने से पूरा स्ट्रक्चर काफी स्टेबल, ये और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल नेचर, यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म विड्थ, एडिशनल स्टेबिलिटी। तो स्टैकिंग से तो क्या आएगी? स्टेबिलिटी। यानी कि प्यूरिन से पायरिमिडीन की पेयरिंग होने से क्या फायदा है कि यूनिफॉर्म विड्थ चलेगी। बेस पेयर एक के ऊपर एक स्टैकिंग करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है? इससे स्ट्रक्चर को एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये जो स्टैकिंग है इट प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी डीएनए के स्ट्रक्चर में। ये दोनों खास बातें ध्यान रखना, ओके, कि यूनिफॉर्म विड्थ भी है, एडिशनल स्टेबिलिटी है स्टैकिंग की वजह से। चलिए अब डीएनए के बेस पेयर और चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, थोड़ा उस पर भी बात कर सकते हैं। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड, सी अर्चिन तो कोई भी एग्जांपल ले लिया या सी अर्चिन ले लिया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। 17% इसके अंदर क्या है? 17% bases were shown to be cytosine. The percentage of other 3 bases expected to be present in this DNA are. अब अपने को कह रहा है कि C यहां पर 17% है, ठीक है। तो बाकी बेस पेयर भी क्या होंगे? आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। देखो G और C की पेयरिंग होती है, A और T की पेयरिंग होती है। अगर C 17% है तो C की पेयरिंग किससे होगी? ATGC। तो G से, तो G भी 17% ही होगा, तभी तो बराबर पेयरिंग होगी, ठीक है। तो 17% तो ये हो गए, और उसके बाद जो बचे हुए हैं यानी कि 34% तो इन दोनों का ही हो गया ना, 100% में से 34% तो यही हो गया। अब बचा 66%, तो वो जो A और T है ये 33% होंगे चारगाफ इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल 100% हो जाएगा, ये 66% हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपको ये भी ध्यान रखना, देखो प्यूरिन और पायरिमिडीन बराबर होते हैं, यानी कि 50% प्यूरिन होगा, 50% पायरिमिडीन होगा, एक तरीके ये भी है। अब प्यूरिन कौन कौन है? प्यूरिन होता है ग्वानिन एंड एडिनिन, मतलब G+A, ये प्यूरिन है, गप्पू कहते हैं, GAPU, मतलब G और A प्यूरिन है, PU। और T+C ये क्या है? पायरिमिडीन है। अगर 50% प्यूरिन है और 50% पायरिमिडीन है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि C जो है वो 17% है, तो 50 में से 17% तो C आ गया, तो T कितना बचेगा? रिमेनिंग 33%। ये यूं भी कर लो भाई, टोटल पायरिमिडीन 50% है, उसमें से आपको C दे रखा है 17%, तो रिमेनिंग वाला जो होगा पायरिमिडीन वो T होगा, और वो होगा 33%। और यही का यही इधर मिलेगा,
क्योंकि सी और किसकी पेयरिंग होती है, जी की, तो जी भी यहाँ 17% हो जाएगा, तो ये अपने आप 33% होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो उसको, दोनों तरीके हैं। तो चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे और इसका आंसर ये हमारा फर्स्ट हो गया, जी 17% और एओटी 33%। इस तरह से चारगाफ इक्विवेलेंसी से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने चारगाफ के बेस पर और डीएनए के डायमेंशंस के बेस पर कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन रखा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 20% एडेनिन among the bases in a DNA fragment measuring 6.8 नैनोमीटर इन लेंथ। मतलब 6.8 नैनोमीटर लेंथ का डीएनए है जिसमें 20% एडेनिन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो, द नंबर ऑफ पेंटोज, नाइट्रोजन बेस पेयर, फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस डीएनए आर। आपको सिर्फ ये दिया है कि 6.8 नैनोमीटर की लेंथ का डीएनए है और 20% एडेनिन है। अब आपको ये सारी बातें बतानी है, उसमें पेंटोज की शुगर कितनी है, नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, फॉस्फेट कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो इसके अंदर क्या दिया है, 6.8 नैनोमीटर लेंथ दे रखी है डीएनए की। तो आप सबसे पहले तो बेस पेयर पता करो कि इतने डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, क्योंकि उन्हीं में 20% एडेनिन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो इसका मतलब कितने बेस पेयर आएंगे, 6.8 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए में अगर 0.34 नैनोमीटर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा आपका 20 बेस पेयर। यानी कि आपके पास में जो डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर हैं, 20 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है। ये बात समझ में आ गई। अब 20 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है, मैंने आपको बताया या तो प्यूरिन पायरिमिडीन से कर लो या दोनों तरह से, दो तरीके अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे। अब 20 बेस पेयर है, हम जानते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बराबर। अच्छा, इसके अंदर हमें ये दे रखा है कि 20% एडेनिन है, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 20% एडेनिन है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे कर लो कि प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होते हैं, यानी कि प्यूरिन कौन से, G+A और ये C+T, ये इक्वल होते हैं 50-50%। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि G जो है, A कितना दे रखा है अपने को, 20%, तो सीधी सी बात है T भी 20% होगा। तो रिमेनिंग कितना, G कितना रहा, 30%, तभी तो मिला के 50% होगा, और C भी कितना होगा, 30%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AT जो है, AT कितना हो गया, 40%, 20% और GC ये है 40% और GC जो है ये हो जाएगा 60%। आगे बात समझ में। अब 20 बेस पेयर हमारे पास में डीएनए में है। अब 20 बेस पेयर है तो इसका 40% कितना हुआ, कितना हो गया, 8 बेस पेयर। तो 8 बेस पेयर जो हुआ वो तो क्या हुआ, 80, और इसका जो 60% है यानी कि वो हुआ 12 बेस पेयर, तो ये हो जाएगा GC। यानी कि 20 में से कितने, 80 हैं 8 बेस पेयर और GC हैं 12 बेस पेयर, समझ गए। और 20 बेस पेयर टोटल है, 20 बेस पेयर हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड कितने हुए, 40 न्यूक्लियोटाइड, पेयर हो गए ना, 20 इधर 20 इधर, 40 हो गए। अब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। देखो सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ पेंटोज शुगर, तो शुगर कितनी है, तो देखो 20 बेस पेयर है यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड एक स्टैंड पर 20 दूसरे पर, तो 40 न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो इसीलिए मैंने लिखा था ये 40 न्यूक्लियोटाइड है, तो 40 न्यूक्लियोटाइड में कितनी शुगर होंगी, 40 शुगर हो जाएगी, पेंटोज शुगर 40 शुगर होगी। ठीक है, तो ये 40 आएगी। अब आप देखो पहला ही अपने को शुगर चाहिए, इसमें तो 52 कर रखा है, इसमें 20, इसमें 40, इसमें 40, इन दोनों में से कोई आंसर है, ये दोनों तो नहीं। अब दूसरा क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर में चाहिए, तो पेयर तो 20 बेस पेयर है और हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस है, तो 20 बेस पेयर ही नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। शुगर जो है इतनी है, 20 बेस पेयर है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन पेयर भी कितने होंगे, नाइट्रोजन बेस पेयर भी 20 होंगे। ओके, उसके बाद अपने को क्या पूछा है, देखो फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप कितने, जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही फॉस्फेट ग्रुप।
अगर 40 न्यूक्लियोटाइड है, 20 पेयर है, तो देखो आंसर है आपका डी दिख रहा है यहीं से। 40 शुगर, 20 बेस पेयर नाइट्रोजन बेस और 40 ही फॉस्फेट। फॉस्फेट जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने होंगे। अब आता है लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ए और टी के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। तो ए और टी के बीच में अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 8 बेस पेयर हैं, तो 8 × 2 यानी कि ये 16 हाइड्रोजन बेस पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये होंगे 16 हाइड्रोजन बॉन्ड। और इधर कितना हो जाएगा? जीसी में 12 है और 1 के बीच में 2 के बीच में 3, यानी कि ये 36 होंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे। 52 16 8 बेस पेयर है, 8 × 2 कर लो। जीसी 12 बेस पेयर है, 12 × 3 कर लो। तो 52 हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहे। सारे फिगर आपके 4th ऑप्शन के मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 4th। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये देखो कैलकुलेशन कैसे क्या करनी है। अगर आपको डीएनए की लेंथ दे रखी है और किसी भी एक नाइट्रोजन बेस का अगर परसेंटेज दिया, जैसे 20% एडेनिन दिया, आप सारी बातें कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करनी है मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ में आएंगी। डीएनए के स्ट्रक्चर पर बेस इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। अब थोड़ा सा डीएनए से आरएनए पर आते हैं, और कौन सा आरएनए पर एप्लीकेबल नहीं है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन होता है वही राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। ठीक है, 5 फास्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड। आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो एक तरफ 5 एंड और एक तरफ 3 एंड तो होता ही है। और 5 एंड की तरफ फॉस्फेट है, 3rd एंड की तरफ OH होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल पूछा है अपने को, ये तो एप्लीकेबल है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल होंगे। प्यूरिन पायरिमिडीन इसके अंदर भी है और वही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी सही है। चारगाफ रूल, आरएनए बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड नेवर फॉलो चारगाफ रूल, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अब आप कहोगे डीएनए आरएनए में कहाँ होती है? नहीं होती, लेकिन आरएनए शो तो करता है। अगर जब वो आरएनए बनता है तो डीएनए के सामने वो पेयरिंग शो करता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के स्ट्रैंड के सामने आरएनए जब बनता है तो पहले उससे पेयरिंग होता वही बनता है। मतलब आरएनए को आप किसी के साथ पेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है, भले वो शो नहीं करता सिंगल स्टैंडर्ड। टीआरएनए तो खुद पे घूम जाता है तो करता है ना पेयरिंग, तो ये चीज उसमें होती है, एप्लीकेबल है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग उसमें भी है, ए यू टी की जगह यू हो जाएगा, और जी सी की पेयरिंग यहाँ भी होती है। भले ये सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन कई जगह हमें इसकी पेयरिंग देखी। तो क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है? चारगाफ रूल हमेशा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल है, सिंगल स्टैंडर्ड पर नहीं होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों पर चारगाफ रूल नहीं चलता है, ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। आरएनए से रिलेटेड और कुछ बात करें। अब देखो आरएनए के टाइप होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। उसमें से आरआरएनए जो होता है वो सबसे स्टेबल और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और आरआरएनए जो होता है, ये आपको पढ़ाया भी जाता है कि आरआरएनए हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, और इनके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम आरएनपी कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जो आरएनपी है ये राइबोसोम यूनिट के फॉर्म में मिलता है। राइबोसोम की जो स्मॉलर और लार्जर यूनिट होती है उस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और ऐसे में आप जानते हैं राइबोसोम भी 2 तरह के हैं। 70S राइबोसोम, 70S की स्मॉलर यूनिट जो होती है, लार्जर यूनिट तो 50S की, और स्मॉलर यूनिट 30S की। इस 50S के अंदर 3 तरह के आरआरएनए होते हैं, सॉरी टोटल 3 तरह के होते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं 50S में और 30S में। एक कौन कौन सा? 23S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए, ये दोनों लार्जर यूनिट में है, और 16S आरआरएनए स्मॉलर यूनिट में होता है। ये तो प्रोकैरियोट का 70S है। ठीक है, और 80S जो होता है, 80S राइबोसोम की 2 यूनिट है, 60S लार्जर यूनिट, 40S स्मॉलर यूनिट। यहां पर होते हैं 4 टाइप के आरआरएनए, जिसमें से 3 बनाते हैं लार्जर यूनिट। कौन कौन से? 28S, 5.8S एंड 5S, ये तीनों। और 40S में होता है 18S का आरआरएनए। ये जो है मैंने आरआरएनए के टाइप बताए हैं। अब इसमें काम की बात क्या है कि ये जो 23S है
और इधर से ये 18S। लार्जर यूनिट का जो सबसे बड़ा RNA है 70S में 23S, 80S में 28S, ये जो होते हैं ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, वर्क एज एंजाइम, और ये कहलाता है राइबोजाइम। ठीक है, और ये राइबोजाइम होता है, इसको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी कहते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, और ये ट्रांसलेशन के टाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में RNA खुद काम आता है और दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट एज स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब क्या लेना है अपने को, 70S राइबोसोम। तो कौन सा RNA स्ट्रक्चरल भी है और राइबोजाइम की भी तरह काम करता है। तो यहां पर 70S की बात करो, 80S की करो ही मत। तो ये जो 23S RNA है ये राइबोसोम के लार्जर यूनिट भी बना रहा है, तो स्ट्रक्चरल भी है, और साथ में ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम की तरह काम करता है, तो ये एंजाइमेटिक भी है। तो हमारा आंसर होगा 23S। अब देखो 28S भी है, कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऊपर लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट का बताना है, अगर यूकैरियोट लिखा रहता तो आंसर 28S हो जाता। ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा किसका है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये RNA के टाइप्स भी इसी के साथ साथ ध्यान रख लेना। प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स, यूकैरियोट्स में 4 टाइप होते हैं। ठीक है, और इसमें से 23 और 28S जो है ये राइबोजाइम की तरह भी काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने tRNA के स्ट्रक्चर से लिया। tRNA का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। और tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है, चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। तो इस तरह का एक लूप होता है, ये होता है, और इस तरफ इसमें होता है C और A। ये होता है इसका 3rd एंड, ये होता है 5 एंड। थोड़ी थोड़ी इनमें पेयरिंग हो जाती है, एक के ऊपर एक ही, इस तरह से। ठीक है, और ये वाला जो एंड होता है यहाँ अमीनो एसिड बाइंड होता है, तो इसको कहा जाता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। tRNA का चारों साइट अलग अलग काम करती है। ये वाला जो लूप होता है इसको कहते हैं T-Zy-C लूप, और ये जो होता है राइबोसोम से बाइंड करता है, तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है। और यहां पर जो होता है ये एंटीकोडोन होता है, इसमें ट्रिपलेट एंटीकोडोन, ये एंटीकोडोन साइट होती है। एक एक्स्ट्रा आर्म होती है, लंप कहते हैं, जिसका फंक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। और इधर वाला ये होता है DHU लूप, है ना। ये जो होता है ये एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है, जो एंजाइम अमीनो एसिड को 3rd एंड पर जोड़ेगा। अमीनो एसिड तो यहां जुड़ेगा ऊपर, अमीनो एसिड को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो इधर DHU लूप पे बाइंड होता है। ये चारों साइट है। ठीक है, अब अपने को इसका क्वेश्चन देखना है, क्या दिया है, बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA विद mRNA एंड अमीनो एसिड R। मतलब tRNA की mRNA से बाइंडिंग साइट और अमीनो एसिड से बाइंडिंग साइट कौन सी है। तो ये एंटीकोडोन जो होता है इससे ये mRNA से पेयर करता है, पेयर्स विद जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। तो mRNA के जेनेटिक कोड से ये पेयरिंग करता है। तो mRNA से बाइंडिंग साइट तो कौन सी हुई, एंटीकोडोन साइट। और ये जो बाइंडिंग साइट है ACC या CCA वाली, ये होती है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो अब देखो mRNA विद DHU लूप, mRNA क्या DHU लूप से पेयरिंग कर रहा है, बिल्कुल गलत, ये तो गलत हो गया। mRNA विद CCA एंड जो होता है उस पर तो अमीनो एसिड जुड़ता है, ये भी सही नहीं है। mRNA विद एंटीकोडोन लूप, हाँ ये सही है। अमीनो एसिड विद DHU लूप, ये गलत हो गया, क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो ACC या CCL से जुड़ेगा। mRNA विद एंटीकोडोन एंड अमीनो एसिड विद CCA एंड, ये सही है। तो tRNA का अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। tRNA के स्ट्रक्चर में ये चारों साइट मैंने आपको ब्रीफ में बता दी, किस हिस्से का क्या काम है, कहाँ जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका आंसर अपना होगा D। ओके,
नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और कंपैरिजन लेते हैं एमआरएनए और टीआरएनए का। द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए आर दैट। एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो देखो। एमआरएनए हम जानते हैं कि लीनियर स्ट्रैंड होता है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। एमआरएनए हैज मोर इलाबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। ये तो उल्टा कह रहा है, एमआरएनए तो बेचारा सीधा साधा है, ये तो गलत। टीआरएनए हैज मोर इलाबोरेटेड 3D स्ट्रक्चर, ये सही है, ये तो सही है। टीआरएनए इज यूजुअली स्मॉलर देन एमआरएनए, टीआरएनए एमआरएनए से स्मॉलर होगा, ठीक है, ये बात भी सही है। टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए है। एमआरएनए बियर्स एंटीकोडोन बट टीआरएनए हैज कोडोन। अभी तो मैंने बताया टीआरएनए में एंटीकोडोन होते हैं, उल्टा कर दिया, एमआरएनए में कोड होते हैं, ये गलत है। तो अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये दो चीजें हैं जो सही लिखी हुई है, मतलब इसमें सेकंड और थर्ड ये सही है, तो हमारा आंसर होगा इसका बी। क्या डिफरेंस इसमें सही लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंस सेकंड और थर्ड वाला सही है। टीआरएनए में स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3D 2D स्ट्रक्चर है, उसके क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। एमआरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर है, सीधा साधा है। और लेकिन टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए, एमआरएनए हालांकि उससे बड़ा है, ठीक है। और एमआरएनए में कोड होते हैं, टीआरएनए में एंटी कोड नहीं है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर अपना होगा सेकंड, और कंपैरिजन भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, आरएनए के ओवरऑल फंक्शन के लेकर के क्वेश्चन बनाया। आरएनए कैन एक्ट एज, आरएनए क्या क्या कर सकता है। ध्यान रखना, डीएनए से ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार आरएनए हो जाता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट काम सारे आरएनए ही कर रहा है। और ये थोड़ा आगे भी आएगा, भी आरएनए वर्ड कहते हैं। इवोल्यूशन में पहले आरएनए आया है, उसी से मॉडिफाई होकर डीएनए बना है। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। आरएनए बहुत वर्सेटाइल है और तरह तरह के काम कर लेता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम आता है, आज भी है, वायरस के अंदर तो अभी भी है, और पहले तो यही था, बाद में डीएनए बना है। ये मैसेंजर की तरह भी है कि डीएनए में प्रेजेंट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में लेकर आता है, तो मैसेंजर का भी काम करता है। ये एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ये एडेप्टर की तरह काम करता है, जैसे वो लाइट का एडेप्टर होता है ना, प्लग में लगाते हैं, ये कौन है एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, राइबोसोम में आकर के एमआरएनए पे फिट हो जाता है, जैसे प्लग में लगता है वैसे। तो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह तो है, मैसेंजर की तरह कौन सा आरएनए काम आ रहा है, तो एमआरएनए काम आ रहा है। एडेप्टर कौन है, टीआरएनए एडेप्टर है। और अब स्ट्रक्चरल बिल्कुल है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चरल रोल किसका है, आरआरएनए का है, ठीक है। कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, ये राइबोजाइम की तरह काम कर रहा है। तो आरएनए सारी एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है, पांचों एक्टिविटी शो करता है। तो यहां पर ए बी सी डी ई सारे सही हो जाएंगे। आरएनए सबकी तरह काम करता है, और इसीलिए आरएनए बहुत रिएक्टिव और बहुत एक्टिव बिजी मॉलिक्यूल माना जाता है। डीएनए बिल्कुल पैसिव है, अपनी जगह पड़ा है, उसका काम है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन की रक्षा करना, बाकी तामझाम सारे आरएनए करता रहता है, ठीक है। इसीलिए तो आजकल अभी भी हम आरएनए वर्ड ही कहते हैं, इसीलिए क्योंकि सारा एक्टिवनेस तो आपको आरएनए में दिखेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अब डीएनए आरएनए के कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया हमने। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट डुप्लीकेशन। क्या ये सही कहना चाहिए कि डीएनए और आरएनए दोनों में डुप्लीकेशन करने की एबिलिटी है? यस। अब आपको आरएनए में तो डुप्लीकेशन नहीं है, अरे भाई जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तब तो आरएनए से आरएनए बनता है, और अभी भी कुछ वायरस में मेंटेन्ड है, तो हम इसको गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल है, दोनों में डुप्लीकेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या है कि आरएनए इज लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। बिल्कुल, आरएनए बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी ही वो डिग्रेड हो जाता है, जितना रिएक्टिव है वो उतना उसकी लाइफ कम है, शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये भी सही है। डीएनए स्टेबल है, डीएनए लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थाइमिन प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये सारे, उल्टा कर दिया। यूरेसिल, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थाइमिन ना, डीएनए में यूरेसिल कहां से आ गया? प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी। थाइमिन ज्यादा स्टेबल है यूरेसिल से, और डीएनए जब बनाया तो स्टेबिलिटी को फोकस किया है, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड कर दिया, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज से डीऑक्सी राइबोज करी क्योंकि वो कम रिएक्टिव है तो स्टेबल ज्यादा है, ऐसे यूरेसिल से थाइमिन किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, उल्टा लिख दिया। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, यस म्यूटेशन चेंजेस दोनों में हो सकते हैं,
तो कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों के कंपैरिजन को लेकर देखें तो इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ना अगला क्वेश्चन हम डीएनए आरएनए से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो पैकेजिंग पर आते हैं। पैकेजिंग का एक छोटा सा पार्ट एनसीईआरटी ने दिया है अपने को कि किस तरह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक किया जाता है। एक्चुअल में डीएनए की लेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इतना बड़ा डीएनए सेल में कैसे मैनेज करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, तो उसका तरीका बताया पैकेजिंग है। प्रोटीन के साथ उसकी कॉइलिंग एंड फोल्डिंग की जाती है। और जब डीएनए और प्रोटीन कंबाइंड होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन, प्रोकैरियोट में होते हैं पॉलीअमाइंस। डीएनए एसिडिक नेचर का, नेगेटिवली चार्ज है, तो जो प्रोटीन पैकेजिंग में लेंगे वो लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं है, पॉलीअमाइंस बेसिक प्रोटीन है, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है और न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। उससे बेटर पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर और वहां हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमेटीन बनाते हैं, डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनपी कहते हैं, ठीक है। और डीएनपी जो है उसी का कॉमन नेम है क्रोमेटीन। तो पैकेजिंग जब होती है, अब पूरी डिटेल तो नहीं, लेकिन मेन चीज जो स्ट्रक्चर अपने को दिखा रखा है वो पैकेजिंग से रिलेटेड। पैकेजिंग में क्या होता है, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है, हिस्टोन के साथ उसकी कॉइलिंग होती है और एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ओके, हिस्टोन कुल मिलाकर के ध्यान रखना कितने टाइप का है, 5 टाइप का। हिस्टोन जो डीएनए में पाया जाता है, डीएनए के साथ जो हिस्टोन मिलता है, ये हिस्टोन जो होते हैं इसमें कौन कौन सा है, H2A, H2B, H3, H4 और इसके अलावा H1। मैंने H1 इसलिए बाद में लिखा है अलग से क्योंकि ये सारे एक साथ होते हैं और ये H1 प्रोटीन अलग है जो प्लगिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये हिस्टोन जो होता है और ये बनाते हैं ऑक्टामर, ठीक है। ये 4 मॉलिक्यूल हैं, 2-2 यूनिट सबकी होती है तो 8 मॉलिक्यूल होते हैं। 8 मॉलिक्यूल का ऑक्टामर बॉल जैसा बनेगा। तो ये जो ए है ना, यहाँ पर ये बॉल जो दिखा रखी है, ये किसकी है, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए को लपेटा जाता है। तो ये जो रैपिंग हो रही है, जो सी दिखा रखा है, ये एक्चुअल में डीएनए है। और हिस्टोन की इस बॉल पर कितना डीएनए, ध्यान रखना 1.75 टन, इतना डीएनए कॉइल होता है। और ये जो लगा रखा है ये बी, ये एक्चुअल में है H1 प्रोटीन। इसका काम है प्लगिंग प्रोटीन, कहते हैं कि ये वापस कॉइलिंग खुले नहीं, इसको स्टेबल करने के लिए रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखो हिस्टोन H1 प्रोटीन का काम तो है कि इस कॉइलिंग को खुले नहीं, ये प्लग कर देता है इसको। बाकी 4 हिस्टोन के 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्टामर बना रहे, ऑक्टामर बॉल बनती है 10 एंगस्ट्रॉम की, और इसके चारों तरफ डीएनए लपेटा जाता है और ये सब मिलकर के न्यूक्लियोसोम की एक यूनिट बनाते हैं। और ये एक बॉल से दूसरे बॉल पे जाता है तो थोड़ा सा लिंकर डीएनए भी होता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, या चाहे तो यहाँ वाला ले लो, चाहे इधर वाला ये ले लो, ये लिंकर डीएनए होगा जो 2 बॉल के बीच में होता है। और ये सब मिलाकर के एक हिस्टोन की न्यूक्लियोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है और इसमें करीब करीब 200 बेस पेयर डीएनए आ जाता है। अपने को यहाँ इसकी लेबलिंग पूछी है कि ए और बी और सी क्या क्या है, तो ए किसको दे रखा है, ऑक्टामर को। ये देखो हिस्टोन ऑक्टामर, तो ये 2 तो आपके वैसे गलत हो गए, ए में डीएनए नहीं। बी जो है वो H1 प्रोटीन है, ये रहा H1, और सी डीएनए, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर दिया है और हिस्टोन मॉलिक्यूल की कोर के चारों तरफ डीएनए लपेटा जाता है 1.75 टन। और पूरे न्यूक्लियोसोम में कितना लंबा डीएनए आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए एक न्यूक्लियोसोम में आ जाता है। इसी के बेस पे तो एनसीईआरटी ने पूछा है कि ह्यूमन में कितने न्यूक्लियोसोम यूनिट होनी चाहिए, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है, डिवाइड बाय 200 कर लेना, 3.3 × 10⁻7 आ जाएगा। ओके, तो ये पैकेजिंग से रिलेटेड है, ये स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं, ये है सेंट्रल डोग्मा का पार्ट, ठीक है। पैकेजिंग के साथ साथ आगे हमें सेंट्रल डोग्मा दिया है। तो डायग्राम रिप्रेजेंट सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग। सेंट्रल डोग्मा है ABCDE दे रखा है। अब देखो रिप्लिकेशन दिखा रखा, मतलब ए जो है ये डेफिनेटली क्या है, ये डीएनए है, इसी का रिप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए से फिर आरएनए बनता है तो बी आरएनए है, और सी जो है ये प्रोटीन है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है ये दे रखा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन,
डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन होगा आरएनए से प्रोटीन बनना। तो सेंट्रल डोग्मा का पूरा पार्ट है, ये लेबलिंग करनी है अपने को। तो ए जो है वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आरएनए है, सी प्रोटीन है, उसके बाद डी ट्रांसक्रिप्शन और ई ट्रांसलेशन। तो आंसर भी हमारा सेकंड सही है। ठीक है, क्रिक ने दिया था ये सेंट्रल डोग्मा, शुरू का यही था। इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को भी ऐड किया गया, क्योंकि वायरस पर ये अप्लाई नहीं होता था, वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए से वो उल्टा डीएनए बनाता है। तो जो शुरू में सेंट्रल डोग्मा दिया वो तो ये वाला था, इसमें बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जोड़ करके इसको मॉडिफाई करके दिया गया था, वो आरएनए को भी एक्सप्लेन वायरस को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका ये रहेगा सेंट्रल डोग्मा का। अब इसमें एंजाइम कौन कौन से आएंगे वो भी ध्यान रखना है, इसीलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गिवन फ्लो चार्ट शो सेंट्रल डोग्मा, ये सेंट्रल डोग्मा, इसमें आपको ए बी सी एंजाइम बताना है। अब देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है, ये हो रहा है रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन अगर हो रहा है, ए जो है वो क्या शो कर रहा है, रिप्लिकेशन शो कर रहा है। तो रिप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, रिप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए से डीएनए बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ एंजाइम कौन सा काम आएगा, अगर डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन किससे बन रहा है, डीएनए से बन रहा है, तो टेम्पलेट भी डीएनए, तो ये हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ए तो ये हो गया। बी का प्रोसेस कौन सा है, बी है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। अगर आरएनए बन रहा है तो बन क्या रहा है, आरएनए। तो आरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। बना किससे रहा है, डीएनए से बना रहा है। तो इसमें एंजाइम कौन सा काम आएगा, ये भी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। सी क्या है, देखो आरएनए से डीएनए दिखा रखा है, तो सी मतलब यहां पर सी जो है ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये आरएनए से डीएनए बनाता है। अब बना तो डीएनए रहा है, वैसे तो इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं, लेकिन अगर सही नाम बताएं तो रिवर्स डीएनए बना रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से बना रहा है तो ये हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज, और इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। अब आप मैच कर लो, इसमें कुछ भी नहीं, तीनों एंजाइम देके ध्यान रखने। ए वाला क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज देख लो, तीन में तो यही दे रखा है, ये यहाँ एक तो ये हट गया आपका। फिर बी वाला जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, और फिर ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो सेकंड आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। तीनों के एंजाइम ध्यान रखने हैं। सेंट्रल डोग्मा की एंजाइम्स हैं, सेंट्रल डोग्मा का सीक्वेंस और उसके एंजाइम दोनों पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के कुछ पार्ट पर, और एनसीईआरटी का मैंने एक डायग्राम दिया है डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। वाटसन एंड क्रिक ने यह भी आइडिया दिया कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मीजल्सन स्टॉल ने। मीजल्सन स्टॉल ने प्रूव किया, और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी हेवी डीएनए यूज किया नाइट्रोजन का, जो रेडियो एक्टिव नहीं था, ये गड़बड़ हो जाती। N14 तो नॉर्मल नाइट्रोजन है, N15 लिया इन्होंने, हेवी नाइट्रोजन लिया गया, और इन्होंने ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है कि ये देखो हेवी नाइट्रोजन वाला डीएनए है। पहले ई कोलाई को कल्चर करके इसके अंदर डीएनए को हेवी करा गया। भाई ई कोलाई को हेवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो करते रहो तो उसका डीएनए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा हेवी नाइट्रोजन वाला। अब उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया, तो देखो हेवी डीएनए जब था तो थोड़ा बॉटम में आएगा, देखो N15 बिल्कुल बॉटम में इकट्ठा हुआ डीएनए, क्योंकि वो हेवी था। अब उन्होंने इस डीएनए को इसको लेकर के अब एक नॉर्मल नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ग्रो कर दिया। ई कोलाई जिसमें हेवी डीएनए है उसको नॉर्मल लाइट मीडियम N14 वाले में ग्रो किया 20 मिनट। 20 मिनट इसलिए कि वो 20 मिनट में एक बार डिवाइड हो जाता है, एक साइकिल। तो जो डीएनए था वो ई कोलाई का एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला रहेगा, एक नया आता है। नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो कल्चर मीडियम से नाइट्रोजन उठाएगा तो N14 है, और पुराने वाले में N15 है। तो यहाँ देखो दो हाइब्रिड बनते हैं ये डीएनए, एक स्ट्रैंड N15 वाला, एक N14 वाला हाइब्रिड आता है। इसलिए देखो डेंसिटी भी ये बीच में आ रही है इस जगह पर, है ना, थोड़ा सा N15 से और इधर बीच में आ रही है।
इसके बाद इन्होंने ये जो 40 मिनट लिखा है ना, एक्चुअली इसके आगे का नेक्स्ट 20 मिनट है। ये 40 मिनट शुरू से गिनना है अपना। उन्होंने दो पैरेलल किए थे, एक को 20 मिनट पर रोक दिया और एक को 40 मिनट पर रोका है, इसलिए 40 मिनट लिखा, मतलब इसके आगे 40 मिनट नहीं है, इसके आगे 20 मिनट है, टोटल 40 मिनट है। तो 4 डीएनए बन जाएंगे। 4 डीएनए बनेंगे तो देखो अब क्या है, मीडियम तो N14 ही है, अब तो मीडियम N14 ही है, तो जो N15 वाला स्ट्रैंड है वो तो फिक्स रहेगा, तो ये देखो N15 वाला एक ही स्ट्रैंड, मतलब ये दोनों तो हाइब्रिड रहेंगे, एक स्ट्रैंड N15 एक स्ट्रैंड N14, और ये दो पूरी तरह से लाइट बन जाएंगे, क्योंकि अब जो नए डीएनए बनेंगे वो लाइट बनेंगे। इस तरह से इनका पूरा एक्सपेरिमेंट है। मैं अभी अगले क्वेश्चन में भी इस चीज को समझाऊंगा। ये डायग्राम से तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है, क्या प्रूव कर रहा है ये, तो ये मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है जो डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करता है। यहाँ दो बैंड आते हैं, देखो एक तो N14 का आता है और एक आता है हाइब्रिड का। तो दो जनरेशन के बाद हाइब्रिड डीएनए आना और एक लाइट डीएनए आना और एक जनरेशन बाद केवल हाइब्रिड डीएनए आना, यही कंफर्मेशन है कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। और आपको इस पर क्वेश्चन भी आएंगे कि कितनी जनरेशन के बाद कितने डीएनए, उसमें हेवी कितने, लाइट कितने, ये पूछा जाता है। तो अपन इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये मिचेल्सन स्टॉल का ही एक और क्वेश्चन। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन। 4 जनरेशन का मतलब है कितने मिनट चलाया, 20 मिनट की एक जनरेशन, तो 80 मिनट चलाए, ठीक है। तो अब पूछ रहा है N15 का रेशियो, N15 N14 और N14 का रेशियो क्या होगा। 4 जनरेशन है, 2 टू द पावर n से निकालते हैं, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 डीएनए बनेंगे, 16 डीएनए बनेंगे। शुरुआत होती है पहली जनरेशन से, तो ये 15 वाला होता है, हेवी डीएनए था अभी जो बता रखा है। 20 मिनट बाद इसको जब लाइट मीडियम में लेते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो ये 15 वाला ही रहता है, दूसरा इसमें 14 आ जाता है। इधर भी क्या हो रहा है, ये 15 और ये 14, ठीक है। यहाँ तो 100% पूरे ही क्या आ गए, 100% हाइब्रिड बनेगा आफ्टर 20 मिनट। और बढ़ाएं आगे, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में 4 डीएनए बनेंगे। अब आप देखो 4 डीएनए, N15 वाला तो एक ही रहेगा और इधर ये N15 अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब मीडियम सारा का सारा क्या है, हेवी, लाइट, सॉरी। तो अब इसके सामने जितना ये N14 बनेगा, ये भी पूरा N14, ये भी N14, ये भी N14, तो ये जो है ये 14 वाले हैं और ये 2 हाइब्रिड हैं। 2 जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन में 4 से 8 हो जाएंगे और चौथी में 8 से 16 हो जाएंगे। लेकिन आप देखो आगे की कितनी भी जनरेशन पर जाओ, हाइब्रिड डीएनए तो एक इधर रहेगा और एक इधर ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो 4 में से 2 हाइब्रिड है, 2 लाइट है। 4 से 8 बनेंगे तो 8 में भी 2 ही हाइब्रिड रहेंगे, क्योंकि N15 अब नहीं बढ़ रहा। तो बाकी 6 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लाइट। और 16 जब होंगे, 16 डीएनए जब बनेंगे आफ्टर 4 जनरेशन, तो उसमें 2 ही डीएनए जो होंगे वो हाइब्रिड रहेंगे, वो शुरू से 2 ही चलेंगे, और बाकी बचे 14 जो हैं वो लाइट रहेंगे। और N15 तो होगा ही नहीं, वो तो शुरू में ही था, बस उसके बाद होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। तो अपने को अगर रेशो पूछ रहा है N15 तो 0, ठीक है। और N15 N14 हाइब्रिड कितने, 2, और N14 और 14 कितने हो गए, 14। तो एक्चुअल में हमारा जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 0:2:14, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0:1:7 हो जाएगा। यही आंसर है आपका 4th वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 टू द पावर n से तो आपको पता चलेगा कितनी जनरेशन बाद कितने डीएनए बने, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है। तो अगर 4 जनरेशन है तो 2 टू द पावर 4 16 डीएनए बनेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि हेवी डीएनए को लाइट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो हाइब्रिड बस 2 ही चलते रहेंगे, हर जनरेशन में 2 ही हाइब्रिड है, बाकी सब लाइट बनेंगे, ओके। तो 4 जनरेशन बाद 16 बन रहे हैं, उसमें से 2 हाइब्रिड है, 14 जो है वो लाइट हो जाएंगे। रेशियो निकाल लो आप, मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं, नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के इवेंट्स दे रखे हैं प्रोसेस के, कि कौन सा काम पहले होता है, क्या होता है। डीएनए रिप्लिकेशन में देखो ORI की जगह से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, पता है। पहले दोनों स्ट्रैंड को खोला जाता है, अनवाइंडिंग, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रो। हेलिकेज जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दोनों को ओपन कर देता है, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड वापस कोइल हो जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है,
तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसकी अनवाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद अनवाइंडिंग होती है लेकिन थोड़ा स्ट्रेस बनेगा सुपर कोइलिंग का, तो वो जो स्ट्रेस बना उसको कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज होता है। मैं देखो थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अनवाइंडिंग होगी, फिर रिप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, फिर अब उसके बाद में हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज काम की शुरुआत नहीं करता तो प्राइमर चाहिए होता है। टेम्पलेट का डायरेक्शन हमेशा 3 to 5 रखना पड़ता है क्योंकि आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही डीएनए आरएनए जो भी बनता है सब 5 to 3 बनता है। ठीक है, तो टेम्पलेट के थर्ड एंड के सामने आरएनए प्राइमर बनता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, अब फोर्क बनेगा, इस तरह का जब फोर्क बनता है, अभी आगे भी हम बताएंगे, तो एक प्राइमर इधर बनता है तो दूसरा प्राइमर इधर बनता है, क्योंकि इधर मान लो ये 3 है तो इधर 5 एंड होगा, एंटी पैरेलल होते हैं। फिर ये प्राइमर बनने के बाद में अब डीएनए बनना शुरू होता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है इसका। आप देखिए जरा, ये 6 स्टेप दे रखी हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, जब डीएनए बनता है तो सबसे पहले वो सामने वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड को देखता है डीएनए पॉलीमरेज, सामने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड भी जो आते हैं ना वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा होते हैं, उसको यहाँ तोड़ के हटाते हैं ताकि वो एनर्जी भी काम आती। और फिर पहले ये सामने वाले से पेयरिंग करेंगे, बेस पेयरिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर इन सबको, इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में शुगर फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से जोड़ेगा पॉलीमरेज, और इस तरह से डीएनए बनता है, पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म, फिर फॉर्म भी हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल अनकॉइल, अपोजिट स्ट्रैंड सेपरेट्स, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म, फ्री न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन ईच स्ट्रैंड। हमें इसके काम की सीक्वेंस को अरेंज करना है। ठीक है, तो इसकी जो सीक्वेंस अरेंज करेंगे तो सबसे पहला काम तो होता है अनवाइंडिंग। तो डीएनए मॉलिक्यूल अनकॉइल होगा, ये पहला काम हुआ अपना। ठीक है, उसके बाद में जैसे अनकॉइल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेंगे, तो ये हाइड्रो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ब्रेक, ये दूसरी स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे दोनों अपोजिट स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे टेम्पलेट, तो अपोजिट स्ट्रैंड सेपरेट, ये हमारा तीसरा काम होना चाहिए। प्रोसेस वही सीक्वेंस में चलना है अपने को। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये सेपरेट हुए, अब दोनों स्ट्रैंड के सामने, टेम्पलेट के सामने डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड खड़े करता है, लगाता है। तो फ्री न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा अगला काम हुआ, चौथा स्टेप, कि न्यूक्लियोटाइड को सामने लगाया जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड सामने लगाने के बाद क्या होगा कि वही 2 फॉस्फेट हटेंगे और कुल मिलाकर वो सामने वाले से बेस पेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, मतलब बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म्स, ये हमारा अगला काम हुआ, 5वां स्टेप। और बॉन्ड बनने के बाद में फिर ये सारे न्यूक्लियोटाइड को शुगर फॉस्फेट से जोड़ा जाएगा, तब जाके पूरा स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि शुगर फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म, ये सबसे बाद में काम हुआ और फिर पूरा स्ट्रैंड बन जाता है। डीएनए रिप्लिकेशन में जो काम हो रहा, मैंने उसकी सीक्वेंस बताई है, वही अरेंज करनी है, थोड़ी सीक्वेंस भी अपने को ध्यान दे जाएगी। सबसे पहले अनवाइंडिंग होती है, अनकॉइलिंग होती है, उसमें भी क्या होता है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके हेलिकेज इनको अलग करता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। फिर प्राइमर भी बनेगा और प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनना शुरू होता है। तो डीएनए बनना जब शुरू होता है तो पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को लाके खड़े करता है, फिर वो 2 फॉस्फेट हटाते हैं और पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो सामने वाले से जुड़ते हैं, पेयरिंग होती है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज सारे न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जोड़ करके पूरा स्ट्रैंड बना देता है। ये प्रोसेस रहता है, एक आउटलाइन प्रोसेस हमने रिप्लिकेशन का आपको समझाया। तो ये जो सारी सीक्वेंस है, ये आपकी जो मैच हो रही है, इसके अंदर ये आ रहा है सेकेंड ऑप्शन 3, 1, 4, आप देख लो इसको, पूरी सीक्वेंस को, पहला वाला 3, 1, 4 उसी सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है डीएनए रिप्लिकेशन का पूरा पार्ट अपने को ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस आइडिया होना चाहिए किस तरह का। ये जो मैंने फॉर्क बताया है, इसी का बेस पर एक क्वेश्चन मैंने और दिया है इसी चीज का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अनवाइंडिंग में हमारे एसएसबीपी काम आए थे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन रिकॉइलिंग को कौन रोकता है और स्टेबलाइज कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन आ जाता कभी कभी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, सिंथेसाइज डीएनए नहीं, ज्वाइंट डीएनए सेगमेंट नहीं, रिलीव्स स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड रिलीव्स करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। सेगमेंट ज्वाइन कौन करता है, लाइगेज।
सिंथेसिस डीएनए का कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज डीएनए रीजन, ये स्टेबलाइज करता है और ये क्या करता है? प्रिवेंट रिकॉइलिंग ऑफ सेपरेटेड स्ट्रैंड। सेपरेटेड स्ट्रैंड की रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करता, वापस कॉइल नहीं होने देता। तो SSBP कहते हैं अपन इसको, इनका काम तो ये है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख लो, ये काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है, डीएनए सिंथेसिस। ज्वाइनिंग कौन करता है? ये वैसे अपने को पता रहता है, लाइगेज करता है ये काम। स्ट्रैंड रिलीज कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। इसी के सारे ये फंक्शन भी आपको ध्यान रखने एंजाइम के। ओके, और क्वेश्चन का आंसर SSBP जो है वो रिकॉइलिंग प्रिवेंट करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है और जो आपको रिप्लिकेशन फॉर्क की मैं बात कर रहा था वही फॉर्क यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये रिप्लिकेशन फॉर्क दिखा रखा है अपने को, 5 एंड 3 एंड, बिल्कुल ये। तो अब इसमें देखिए, ये रिप्लिकेशन फॉर्क बना ORI से सेपरेट होता है। अब देखो ये 3rd एंड है तो सामने या 5 एंड, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा पहले प्राइमर बनेगा ही, उसके बाद ये डीएनए सिंथेसाइज होगा। इधर देखो ये टुकड़ों में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा चलता है तो हर बार एक प्राइमर बनता है। ठीक है, ये ओकाजाकी सेगमेंट है, ये सारे क्या हैं? ये ओकाजाकी सेगमेंट है। और ओकाजाकी सेगमेंट की वजह से ही ये वाला जो स्ट्रैंड जो ए लिखा है ये होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं अपन। और बी वाला जो है ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस शो करेगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो ओपनिंग है ये सी अगर यहां दिख रहा है तो ये ओपनिंग क्या दिखा रहा है? ये फॉर्क दिखा रहा है आपको, और क्या। इसकी लेबलिंग ही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच के ए, बी और सी क्या है। तो ए यहां पर क्या हुआ? कंटिन्यूअस सिंथेसिस, बी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस और सी रिप्लिकेशन फॉर्क है, यानी कि पहला ही मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड, वहीं पर ओकाजाकी सेगमेंट बनेंगे और ये पूरा फॉर्क के फॉर्म में इस तरह से चलता रहेगा रिप्लिकेशन का आउटलाइन जो है। और जो स्टेप्स होती है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि स्टेप्स किस तरह से होंगी, पहले क्या काम होगा उसके बाद क्या काम होगा। ओके, आगे चलते हैं। रिप्लिकेशन से रिलेटेड छोटी छोटी कुछ चीजें हैं और रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का बड़ा यूनिक काम है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का क्या, इसके रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन है, पॉलीमराइज इन 3 to 5 डायरेक्शन। देखो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन तो 5 to 3 ही होता है, ये ध्यान रखना। तो पॉलीमराइज तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होंगे, तभी तो उल्टे बनाने पड़ रहे थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ओकाजाकी बनने से सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव नहीं होता, वो तो अपन ने एक्सपेरिमेंट पहले बता दिया, ये भी नहीं। पॉलीमराइज इन 5 to 3 डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 to 5 डीएनए रिप्लिकेशन। यस, देखो 3 to 5 स्ट्रैंड पर 5 to 3 बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज होता है और 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए रिप्लिकेशन चलता है। ठीक है, 3 to 5 टेम्पलेट, उस पर 5 to 3 डायरेक्शन में ये पॉलीमराइज होता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी इसी चीज को फॉलो करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन तो खैर ये कॉज करता ही नहीं है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से रिलेटेड ये चीज रहेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइज होते हैं, बनते हैं, और जो टेम्पलेट होता है वो 3 to 5 स्ट्रैंड पर होता है, वो 3 to 5 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। नया डीएनए, अब डीएनए मॉलिक्यूल का बिल्डिंग ब्लॉक कौन हुआ, यानी कि मोनोमर यूनिट। अब आप ध्यान रखना, जब हम डीएनए बनाते हैं तो हम ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में लेते हैं, DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP लिए जाते हैं। फिर ये फॉस्फेट रिमूव करते हैं और मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP। और हमारे ये जो होते हैं ये एक्टिवेटेड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन लगता मोनोफॉस्फेट ही, मोनोमर यूनिट मोनोफॉस्फेट है, हालांकि ट्राइफॉस्फेट में लेकर आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये एक्टिवेटेड कहे जाते हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, या तो कहेंगे न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, और अगर आप न्यूक्लियोटाइड बोलते हो तो एक फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड में आ गया, 3 फॉस्फेट है यहां पर, लेकिन एक फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड में होना ही है, 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो ये बोला जाता है डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। और कई बार क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, अगर न्यूक्लियोसाइड बोलोगे तो फिर एक भी फॉस्फेट नहीं है तो फिर ट्राइफॉस्फेट करते हैं। दोनों चीजें सही है कि या तो आप इसको बोलो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बोला तो एक फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में चला गया, 2 एक्स्ट्रा है। और न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हो तो एक भी फॉस्फेट नहीं है तो ट्राइफॉस्फेट बोलोगे, ये एक्टिवेटेड है। लेकिन फिर मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ही डीएनए बनाते हैं। दिस आर दी मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए बनाने में तो वास्तव में मोनोफॉस्फेट ही लगेगा, बिल्डिंग ब्लॉक पूछा जाएगा तो मोनोफॉस्फेट ही, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट होगा। ये न्यूक्लियोटाइड के दो तो एक फॉस्फेट तो वैसे ही आ गया इसमें, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट तो हो गया न्यूक्लियोटाइड, यही सही है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट नहीं, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक ही फॉस्फेट होगा, मोनोफॉस्फेट चाहिए अपने को। न्यूक्लियोसाइड में आ गया शुगर और नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट लगा दो, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होंगे। डीएनए का जो मोनोमर यूनिट है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट करें, ठीक है। ये देखो ये ट्राइफॉस्फेट था, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, फिर इसमें से 2 फॉस्फेट हटा दिए जाते हैं तो ये जो मोनोमर यूनिट बनी ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हो जाएगा और यही डीएनए बनाएगा। डीएनए में अल्टीमेटली यही जुड़ेगा, तो मोनोमर यूनिट ध्यान रखनी है, मोनोफॉस्फेट रहेगी, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन के आखिरी पार्ट में आपको बताया जाता है कि डीएनए के अंदर प्रूफ रीडिंग का एक मैकेनिज्म होता है कि डीएनए अपने किए गए काम को खुद चेक करता है, एरर करेक्शन, और वो पूरे स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2, मेनली तो 1 है जो रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। एक बेस पे चेक करता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लग गया, कोई गैप तो नहीं छूट गया, वो सारी चीजें सही करता चलता है। द करेक्शन ऑफ मिस्टेक मेड बाय डीएनए रेप्लिकेशन इज बीइंग, करेक्शन मिस्टेक का कौन करता है, मिसमैच पेयरिंग सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज। और वो भी ध्यान रखना कौन सा, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 मेनली तो ये है, और साथ में लिख सकते हो चाहो तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी है, बट मेन जो है वो फर्स्ट वाला रहता है। तो ये प्रूफ रीडिंग है, ये काम क्या करते हैं, ये प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो प्रूफ रीडिंग का काम पॉलीमरेज 1 करता है और साथ में 2। डीएनए बनाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3rd वाला करता है। पॉलीमरेज 3rd डीएनए बनाता है और ये प्रूफ रीडिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। एक्सिशन रिपेयर, एसओएस रिपेयर, ऐसा कुछ नहीं। मिस्टेक जो हुई उसका करेक्शन प्रूफ रीडिंग के दौरान होता है और ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है विद द हेल्प ऑफ सेकंड, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। फाइनली डीएनए रेप्लिकेशन को समराइज कर लें तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या सही नहीं है ये पूछा। डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखना। तो डीएनए रेप्लिकेशन में 5 to 3 डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होगा, ध्यान रखना। सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस ऑन वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पर तो कंटिन्यूअस, एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन अदर स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस और दूसरे स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस, इसको कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव भी है। इसमें क्या है, वन स्ट्रैंड जो है पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है, वन स्ट्रैंड न्यू। एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, एक पुराना रहता है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव भी है, ठीक है। और 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों चीजें सही है इसकी। यूनिडायरेक्शनल नहीं, बल्कि ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग है, डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि ओआरआई के दोनों तरफ एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट्स ऑन बोथ साइड ऑफ ओआरआई साइमल्टेनियसली। तो एक साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन ओआरआई के दोनों तरफ एक साथ शुरू होता है, बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यही गलत है। आपने को नॉट ट्रू पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है पूरी,
कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और साथ में 5 to 3 डायरेक्शन में ही नया सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज जो हमने ये डिस्कशन किया, ये 30 क्वेश्चन हमने डीएनए रिप्लिकेशन तक के पार्ट को यहाँ पर पूरा समझा। क्वेश्चंस के थ्रू मेन चीजें हमने कवर करी और रिवाइज भी करी। होपफुली आपको कई चीजें यहाँ पर रिवाइज हुई होंगी और याद रखने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी ध्यान रखना है। चैप्टर का बचा हुआ अगला भाग हम इसके सेकेंड पार्ट में लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।